नमस्कार। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और 11 मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज प्रदान करता है। संविधान पर हमारी इस विशेष श्रृंखला में आज के अंक में आइए हम अपनी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज को बेहतर समझें। चर्चा के लिए दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 3 मेहमान हैं, उनका परिचय कराना चाहूंगा। स्वागत कीजिए नम्रता अग्रवाल जी का। नमस्कार। एडिशनल सेक्रेटरी हैं आप दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। हमारे साथ नीति सूरी मिश्रा हैं। नमस्कार। आप सेक्रेटरी हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से। और साथ ही स्तुति बहाल जी हमारे साथ हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून का विषय पढ़ाती हैं। और जैसा कि संविधान का प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल, तो युवा ऑडियंस भी हमारे साथ है। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। चेतना, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो कौन कौन से राइट्स हैं हर नागरिक के पास? हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए है। उनमें से राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइफ है, और जो सबसे बेहतर है वह है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्यों युवा और हम सभी अधिकारों के प्रति सजग रहें? अगर हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, अगर एक मोरल डिग्निटी के साथ हमें लाइफ को लीड करना है, तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा कंट्री हमें क्या राइट देता है जी, जिससे कि हमारा लाइफ बेटर हो सके और हम लोग अच्छे से लाइफ को लीड कर सके। जी नम्रता जी, बताइए सरलता से कैसे समझें हम अपने मौलिक अधिकारों को? पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मौलिक अधिकार हैं क्या। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो हर व्यक्ति को उसके जीवन के पूर्ण रूप से विकास में मदद करते हैं और इसीलिए हमारे संविधान द्वारा ये हमें प्रदान किए गए हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाएगा और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 6 राइट्स हैं जो हमें दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल। तो नीति जी, मान लीजिए हम राइट टू इक्वालिटी को सबसे पहले समझें। किस तरह की बराबरी और समानता की बात करता है संविधान? स्त्री और पुरुष के बीच में कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कभी भी किसी के बीच में भेदभाव इस बात पर नहीं किया जाएगा कि वो कितना अमीर है हमारी सोसाइटी में। तो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, अच्छा। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, उसे कानून एक नज़र से ही देखेगा। यही हमारे संविधान में, यही हमारे संविधान का आधार है। जी बिल्कुल। राइट टू इक्वालिटी के कौन से आर्टिकल्स हैं? और हमने देखा आर्टिकल 15 एक फिल्म आई थी, वो भी राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत है। हाँ जी, वो भी राइट टू इक्वालिटी के अंडर हैं। सो बेसिकली जो आर्टिकल्स हैं वो 14 से लेकर के 18 तक दिए हुए हैं। अच्छा। 14 में हम बताते हैं कि इक्वालिटी कैसी होगी हमारी, अच्छा। और वो किन के लिए होंगी। तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं 14 में, तो वो सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स के लिए हैं। अच्छा। हाँ जी। जब हम 15 और 16 की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए हैं। अच्छा जी। 15 में ये भी है कि स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो कि सेक्स, रिलीजन, एज, इनके आधार पे हम असामान्यता बनाएं। उसके अलावा वो ये भी कहता है कि जो स्त्रियां हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल लॉज बना सकता है स्टेट। अच्छा। और 16 में हम राइट टू अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। इसके अलावा जब हम आर्टिकल 17 देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई स्टेट लॉ बना सकता है उसको पनिशेबल करने के लिए। जी बिल्कुल। देखिए 2019 में तो आर्टिकल 15 फिल्म आई थी, लेकिन 1959 की बात करें तो अनटचेबिलिटी के मुद्दे पर बिमल रॉय की फिल्म सुजाता भी आई थी। पर जैसे इक्वालिटी हम कहते हैं, लेकिन वहीं जैसा स्तुति जी कह रही हैं कि हम कभी कभी विशेष वर्ग के लिए आरक्षण भी देखते हैं, तो इसे कैसे समझे नम्रता जी? बिकॉज जो राइट टू इक्वालिटी है वो बराबरी के लोगों में ही बराबरी करी जा सकती है। अच्छा। ओनली इक्वल्स कैन बी ट्रीटेड इक्वली। तो इसीलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है कि विमेन, चिल्ड्रन या जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। Okay, so saying right to equality is for equals, but if somebody is economically not that prosper, then we may give them little bit more rights. Yes, उनको थोड़ा सा हम एक
बेसिकली उनको देते हैं कि वो आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी उनको Okay. दी जाती है। Okay. जैसे हम अगर बात करें, एक लाइन लगी हुई है और ठीक कोई है। महिला है या कोई बच्चा है, ठीक है। उसको कोई काम है तो वो पहले उसको हम एंटरटेन करते हैं। तो ठीक ये है। नहीं कहेंगे कि हम इक्वालिटी नहीं कर रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि वो बैकवर्ड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ ऑडियंस में पूजा भी हैं और पूनम भी बैठी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। आप दोनों अपने बारे थोड़ा बताइए। मैं जुडिशरी करना चाहती हूँ अच्छा, और जज बनना चाहती हैं आप? हाँ जी, भाई सर। बहुत बढ़िया है। जी। और सर, अपनी सोसाइटी को जानने के लिए ही मैं डीएलएसए में काम करती हूँ। राइट टू फ्रीडम पे मैं आता हूँ, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे कैसे समझे नीति जी? राइट टू फ्रीडम में बहुत सारे हमें फ्रीडम्स प्रोवाइड करी गई हैं। हमारा संविधान हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता, ये फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी गई हैं कि आप अपना ओपिनियन, अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे अच्छा। न्यूज़पेपर्स में, चाहे अच्छा। आप पब्लिकली अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके की बात नहीं करनी है कि जिससे आप कहीं पर किसी प्रकार की भड़काने की कोशिश करें लोगों को, या उनको प्रोटेस्ट अननेसेसरली भड़काने की कोशिश करें, अपने संविधान या अपने कंट्री के अगेंस्ट उनके बातें करें जिससे कि सब लोग उनके अगेंस्ट हो जाएं। इसके साथ साथ हमें फ्रीडम ये प्रोवाइडेड है कि हम भारत देश में कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, कहीं पर घूम सकते हैं, हम पीसफुली कहीं पर असेंबल हो सकते हैं, हम जहाँ चाहें जिस प्रकार का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, उसको हम कर सकते हैं, अपना प्रोफेस कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों को रिलीजन, कोई भी रिलीजन हम जो प्रोफेस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये सारी फ्रीडम्स हमको संविधान प्रोवाइड जी, कर तो रहा है। संविधान प्रत्येक नागरिक को बहुत सी फ्रीडम भी देता है। लेकिन स्तुति जी, क्या हम ये कहें कि फ्रीडम तो है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम की अपेक्षा ना करे नागरिक? एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती है, ताकि समाज में एक ऑर्डर बना रहे। जी। और सिमिलरली आर्टिकल 19 में जैसे कि फ्रीडम की बात करी गई है, जितनी प्रकार की फ्रीडम की बात मैम ने बताई, उसी तरीके से आगे रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। हेल्थ, मोरालिटी, टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इन सब के आधार पे रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। जी, अन्वेष, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मान लीजिए व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेज आता है, कोई खबर आती है, आप उसे फॉरवर्ड करते हैं, या आपको लगता है कभी कभी युवा फॉरवर्ड कर देता है, करना चाहिए, या इसमें कोई रिस्क है? फॉरवर्ड करना चाहिए, बट अगर वो समाज के लिए सही है, अगर समाज के लिए गलत संदेश रहता है तो उसे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, उसे पहले खुद रिव्यू करना चाहिए क्या ये समाज के लिए सही है या नहीं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किस तरह के शोषण से बचने का अधिकार है? मौलिक अधिकार जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है, ये बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी, चाइल्ड लेबर या बाल श्रम और फोर्स्ड लेबर या ज़बरदस्ती श्रम को टोटली प्रोहिबिट करता है। अच्छा। और इसी फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 1986 में एक बहुत ही अहम कानून बनाया था, जिसका नाम है द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अच्छा। जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं किया जा सकता अच्छा। है। और उसके साथ ही अभी 2 साल पहले उसमें ये अमेंडमेंट आई है, जिसमें ये इंक्लूड किया है कि किसी भी एडोलेसेंट को, यानी कोई बच्चा जो 14 साल से ऊपर है और 18 साल से नीचे है, उसको किसी हजार्डस या डेंजरस एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं किया जाएगा। जी। इस कानून का इसीलिए बनाया गया ये कानून, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये चीज़ इंक्लूड एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड हो गई है, राइट टू एजुकेशन। अच्छा। सो राइट टू एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, जिसके अंतर्गत सभी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका ये फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन उनको प्रोवाइड हो। ये जी, चीज़। और जो चौथा अधिकार है स्तुति जी, रिलीजन से जुड़ा अधिकार, उसमें संविधान क्या कहता है? उसमें संविधान ये कहता है कि हर किसी के पास अपना धर्म को आगे बढ़ाने की, उसे मानने की स्वच्छंदता है। अच्छा। स्टेट किसी भी तरीके से किसी को बाउंड नहीं कर सकता कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन ही फॉलो करें, ये कहता है। बिल्कुल। और आपने जो 5वां अधिकार बताया था नम्रता जी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसे कैसे समझें? कल्चरल एजुकेशन राइट ये बात करता है कि देश में, हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ पीपल हैं, तो हर सेक्ट को ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी रिलीजन को, अपनी जो उनकी लिपि है, उनकी भाषा है, उसको प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट अच्छा। कर सके बिना किसी दबाव के। अच्छा। और स्तुति जी, एग्जाम में ये सवाल हमेशा आता था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ जी। तो सरलता से समझाइए, क्या है ये रेमेडी? रेमेडी ये है, जैसे कि हमारा उच्च न्यायालय और ठीक है। हमारे हाई कोर्ट्स जो होते हैं,
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटियर हैं, प्रोटेक्टर हैं, उसे बचाते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो कोई भी व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार उससे छीना जा रहा है वो जा सकता है डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने के लिए कि उसका मौलिक अधिकार उससे छिने ना, 5 तरीके की रिट्स इशू करता है। अच्छा। जिनमें की है पहली आपकी हेबियस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी हम कहते हैं प्रोहिबिशन, चौथी कहते हैं सर्चुरारी और 5वीं रिट को हम कहते हैं को वारंटो। तो पांचों बहुत टेक्निकल लीगल वर्ड है, लेकिन फिर भी अगर सामान्य जन को समझाना हो, हैबियस कॉर्पस क्या हाँ जी, है? हेबियस कॉर्पस ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, अच्छा। तो उसको प्रोड्यूस करना कोर्ट के सामने, ताकि कोर्ट देख सके कि उसकी जो डिटेनमेंट है वो इलीगल तो नहीं है। तो एक निर्धारित समय सीमा में? एक समय सीमा होती है, वो है 24 घंटे के अंदर। अच्छा। हाँ जी जी, और जैसे मान लो बाकी जो रेट्स हैं? बाकी सारी रिट्स बेसिकली सबका ये पर्पस होता है कि जो अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी अपना फंक्शन नहीं कर रही है, अच्छा। तो उनको डायरेक्ट किया जाए कि आप अपना फंक्शन करो, और अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं अपने कार्य को ठीक से कर रहे हैं। ओके। तो बेसिक पर्पस ये रिट का ये होता है कि सिटीजन्स के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके मौलिक अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन राइट यही फ़र्क है बाकी अधिकारों से कि इनको प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करा जाता है। बिल्कुल, लेकिन रिट एक शब्द आता है WRIT, एक आता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो क्या PIL भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में आता है या ये अलग है? PIL को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक रिकॉग्नाइज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती रहे हैं, उन्होंने PIL को बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पे माना है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी अगर देखता है कि समाज में एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिस ग्रुप के ऊपर किसी प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज करी कि अगर कोई भी समाज का व्यक्ति एक चिट्ठी तक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लिखे उनके अत्याचारों के बारे में, तो उन्होंने उस चीज़ को भी एक PIL का रूप देते हुए उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट किया है। तो बहुत ही सरलता से अगर हम इस चीज़ को समझें तो ये है कि अगर आपके सामने एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हैं जो आपके हिसाब से कम्प्लीटली इलीगल है, ऑफेंस हो रहा है, क्राइम हो रहा है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप, अगर आपकी पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप लेटर लिख सकते हैं या आप PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उनको ये बताने के लिए कि इनके बचाव में कुछ एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल। तो हमने जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको तो जाना, और ये भी कहा जाता है कि अगर भारत में प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन कर ले तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। और इसलिए मैं वी द पीपल के पास फिर से आता हूँ। आपने मुझे मौलिक अधिकार तो बताए थे, मुझे अब मौलिक कर्तव्य भी बताइए। जी। देश की जो संपदा है, जो संपत्ति है, चाहे वो कोई धरोहर हो, किसी तरह का कोई मॉन्यूमेंट हो, उनकी रक्षा करना, और जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, या और जो राष्ट्रीय जो चिन्ह है, उनके प्रति पूरी निष्ठा रखना। ओके, बिल्कुल सही। ज्योति, और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं प्रत्येक नागरिक के जो आप बताना चाहेंगी? जी, एक बहुत सिंपल सा कि देश की स्वच्छता के लिए ध्यान रखा जाए। जी, ये जो सबको ध्यान रखना चाहिए। चेतना जी? जिस तरह हम देश से अपने राइट्स लेते हैं, उसी तरह देश को स्वच्छ रखें और देश के हर एक चिन्ह का, हर एक राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करें। जी, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि मोस्टली सिटीजन्स अपने राइट्स तो जानते हैं, ड्यूटीज शायद कभी कभी नहीं जानते? हाँ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे हमारी एक पड़ोसी है, उनको मैंने काफी बार देखा है, वो पोल्यूशन के को लेके ना कभी भी सजग नहीं रहते। अच्छा। बोलते तो रहते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए, पर लेकिन खुद ही वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए उसको जलाते रहते हैं। नहीं, दूरदर्शन पे ये कार्यक्रम आपके पड़ोसी भी देख रहे होंगे। पर नम्रता जी, ये सही नहीं है? राइट्स की हम बात करें तो कर्तव्यों के प्रति भी और जागृत रहें। बिल्कुल, राइट्स और ड्यूटीज ये ना एक तराजू के 2 पार्ट्स हैं। अगर हर इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो किसी के राइट्स का उल्लंघन होगा ही नहीं। मोटे तौर पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मैम ने जैसे बताया कि इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, उनमें सबसे पहले तो ये आता है कि आपको अपने संविधान के आदर्शों का पालन करना है, आपको अपने राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है, आपको अपने आसपास स्वच्छता मेंटेन करके रखनी है, आपको जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई अननेसेसरली उनका डैमेज नहीं करना है। उसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि हम आपस में फ्रेटर्निटी यानी एकता
और ब्रदरहुड की भावना को प्रोपगेट करना है, आपस में झगड़ा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। जी बिल्कुल। तो जैसे 10 तो एक साथ आई थी 42nd अमेंडमेंट के साथ, फिर 11वीं जो आई उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, ऑलरेडी हमारे पास ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, बट ताकि लोग इसे आगे पालन भी करें, इस वजह से हमने 11वीं ड्यूटी डाली बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आया था 2002 में। ये शिक्षा से जुड़ी है? हाँ जी बिल्कुल। इसमें ये है कि हर माँ बाप का और सरकार का भी ये कर्तव्य होता है कि जो उनके बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच में, उनको स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा जाए। जी, इसका मतलब नम्रता जी, आप देखिए कहाँ राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है, और फिर उसी से जुड़ी ये 11वीं अमेंडमेंट जो आई कि आपने माँ बाप ने कर्तव्य भी निभाना है। जहाँ एक राइट टू एजुकेशन एक राइट बनाया फंडामेंटल राइट के रूप में, वैसे ही एक साथ में ड्यूटी दी गई हर पेरेंट या गार्जियन के ऊपर कि वो अपने 6 से 14 साल वाले बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन कराएं, और इसके लिए फ्री एजुकेशन भी स्टेट ने इंश्योर करी जी है। लेकिन एक जिज्ञासा स्तुति जी मेरे मन में उठती है कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, बहुत सारे आर्टिकल थे, आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 20, लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं तो सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें 11 राइट्स हैं। तो आप ये कैसे समझें? इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही हैं, 11 ड्यूटीज़ भी 11 हैं, 6 या 7 नहीं हैं, 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे लिए, जो कि सबसे ज़्यादा फोकस करती है कि हम अपने मौलिक जो हमारी उसूल हैं जिस पे हमारा संविधान टिका हुआ है उसे हम ना भूलें। तो ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं। नम्रता जी? बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी तब फंडामेंटल राइट्स उसमें दिए गए थे, तो हमने फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग आर्टिकल्स में करके ठीक से एक्सप्लेन किया, पर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी बाद में आई, जैसे मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट। तब तक हमें ये पता हो गया कि अगर हम उसको एब्रिज करके उसको शॉर्ट में करके एक में देंगे तो लोगों को उसको समझना और उसका पालन करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और कि लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक आर्टिकल के रूप में, क्योंकि वो अमेंडमेंट से आई थी, आर्टिकल 51A में इंट्रोड्यूस करा गया। मैं युवाओं के पास आना चाहूंगा, आपने अधिकार और कर्तव्यों को जाना, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जैसे किसी का भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, पर मैम आज के समय में क्या किसी कोई गरीब इंसान है तो उसके पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सके? जी बिल्कुल। और सवाल? जी लता? मैम आज मीडिया के द्वारा जो प्री ट्रायल किया जा रहा है और जो एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इससे किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है, क्योंकि वो उसको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। वो हो सकता है आरोपी हो और ऐसा भी हो सकता है कि वो आरोपी ना भी हो। जी ज्योति, आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि हम लोग अपने राइट्स को लेके तो फिर भी थोड़े सजग हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज को लेके आज बिल्कुल सजग नहीं है। तो हम हमेशा टालते रहते हैं। जी, आप क्या करना चाहेंगी बतौर युवा कि समाज में जागृति बढ़े ड्यूटीज को लेकर? सबसे पहले तो हमें अवेयर होना चाहिए कि एक देश के नागरिक होने के साथ साथ हमारे पास कर्तव्य हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें निभानी चाहिए। हम हर कोई व्यक्ति सिर्फ ऊपर के उस पे नहीं डाल सकते कि वो काम वही लोग करें। अधिकार हमारे, कर्तव्य सरकार के, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। जी चेतना? मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि हमें अब आके अच्छी तरह से पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है, तो हम मैम ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि हम स्कूल से ही स्टार्ट करें बच्चों को बताना? वाह, ये तो बहुत ही अच्छी आपने बात कही। जी आप क्या कहेंगी? पूनम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप भी दृष्टिबाधित हैं, आज कार्यक्रम में आई हैं। दृष्टिबाधित के लिए ही या नहीं, बल्कि सबको हमें जैसे गवर्नमेंट कोई भी रूल्स बनाती है, कोई भी लॉ पास करती है, तो उसके लिए पहले सबको अवेयर करना चाहिए। मैं पाठ्यक्रम पे पहले आऊँगा, और आप तो टीचर हैं स्तुति जी, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें या फिर स्कूली स्तर पे बात करें, संविधान के विभिन्न पहलुओं को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश है? बिल्कुल है। एट द स्कूल लेवल जब हम देखते हैं तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं पॉलिटी या पॉलिटिक्स, उसमें हमारे संविधान के पहलुओं को बताया जाता है। इसके अलावा रिसेंटली अभी जो करिकुलम आया है उसमें कक्षा 11 और 12 के लिए लीगल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर जब हम बात करते हैं कॉलेजेस के लेवल पे तो विधि का तो एक डिपार्टमेंट होता ही है, उसके अलावा भी और जगह जगह पे उनके बारे में बताया जाता है। जी, और जैसा एक सवाल मनन ने पूछा कि हम और अवेयरनेस कैसे लाएं, या अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो वकील शायद ना अफोर्ड कर सके,
आप तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से हैं, तो बताइए किस तरह से मुफ्त कानूनी सलाह मिल सकती है? मनन ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इसके जवाब में आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग अपने लिए खुद वकील नहीं कर सकते, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी उनको फ्री वकील दिलाता है, जो उनको लीगल हेल्प देता है। अगर उनको कोई एप्लीकेशन या कोर्ट में केस दायर करना है तो वो उसके लिए भी हेल्प करते हैं बिना किसी फीस के। वो सारी लीगल उनको हेल्प देते हैं, केस उनका करवाते हैं फाइल, और पूरा केस उनके बिहाफ पे लड़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में जो अमीर हैं वही कानून तक पहुंच सकते हैं या वही अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं। और इसके लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हम बाध्य हैं कि हम लोगों को फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें। हर इंसान को हक है वकील का, तो जिसकी भी मासिक आय 1 लाख से कम है उसको फ्री वकील दिलाया जाता है। बाकी हर महिला, देश की जितनी महिलाएं हैं, चाहे उनका कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो या जो बच्चे हैं, उनको भी हक है कि उनको फ्री में कानूनी सेवा प्रदान करी तो जाए। यदि आपको फ्री कानूनी सेवा चाहिए, 1516 ये नंबर आप डायल कर सकते हैं, 1516। अगर मैं नंबर डायल करूं तो क्या ये टोल फ्री है, 24 घंटे 7 दिन, और क्या होगा आगे की प्रक्रिया? 24/7 ये नंबर अवेलेबल है। आप जैसे ही डायल करेंगे वहाँ पर आपको कोई कानूनी सलाहकार, एक लॉयर मिलेंगे जो आपसे डिटेल में आपकी प्रॉब्लम को समझकर उसको अंडरस्टैंड करके आपको सॉल्यूशन बताएंगे, और जो आपको ये बताएंगे कि आप नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ऑफिस में जाएं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसका दफ्तर है, वहाँ पर एक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हेड करते हैं उस इंस्टीट्यूशन को। वहाँ आप जाएँ, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो सेक्रेटरी से पर्सनली बैठकर डिस्कस करें, और जैसे भी सेक्रेटरी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आपको एक लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको आगे की कानूनी प्रक्रिया समझाएंगे। तो जैसे नीति जी अब दिल्ली की बात करें तो 11 मान लीजिए जिले हैं, तो जैसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सेक्रेटरी फिर आप हुई जी, तो व्यक्ति वॉक इन भी आ सकता है आपके ऑफिस? बिल्कुल, हमारा ऑफिस कोर्ट टाइमिंग्स के समय पर हमेशा खुला है। किसी को भी अगर दिक्कत है, कोई भी कानूनी सलाह चाहिए, तो वो किसी भी समय 10 से 5 के टाइम पर हमारे दफ्तर में आ सकते हैं। जी, और क्योंकि पूजा ने कहा था वो जज बनना चाहती हैं और आप दोनों जज हैं, तो थोड़ा बताइए, अगर इस तरह की अपेक्षा आकांक्षा एक युवा रखता है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है? अगर ऐसी कोई अपेक्षा एक युवा रखता है तो बिल्कुल 12वीं के बाद आप लॉ की डिग्री लीजिए, ग्रेजुएशन लॉ में करिए, और उसके बाद जुडिशरी के पेपर निकलते हैं जब, तो आप उसमें जब भरेंगे तो बिल्कुल आप क्लियर करेंगे तो ज़रूर होगा सिलेक्शन। बस इतना है कि लॉ का और समाज के, अगर आप सच में लॉ के बारे में पढ़ना चाहते हैं और समाज की मुश्किलों को समझते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल ही नहीं है, फिर तो आप ज़रूर जज बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप स्मार्ट सॉल्यूशंस ला सकते हैं कि पूरी ये जो प्रक्रिया है इसको हम तेजी में कर सकें? कोई इनोवेशन, कोई सॉल्यूशन है आपके जहन में? एनीवन? यस, न्यू ईयर 2020 व्हाट इनोवेशन वी कैन हैव? सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट स्टार्ट होना चाहिए। ओके, अभी है वर्चुअल कोर्ट, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया से होना चाहिए, ताकि कोई ऑनलाइन ही फाइल करे केस और ऑनलाइन उसे सॉल्यूशन मिले या फिर उसे वकील। ओके, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यस सर, हम जैसे हम अभी देखते हैं कि जो जजेस की भर्ती वगैरह काफ़ी कम है। अगर हमने जैसे अभी देखा तो उसमें बताया गया कि जो जजेस के पद है वो काफ़ी खाली हैं, तो पहले हमको उनको भरना चाहिए। एक तो पोटेंशियल जज आपके साथ बैठी हैं, उनको दीजिए माइक जी। अब जब हम कंक्लूड करने पे हैं, पूजा जी, क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं अब नए साल 2020 में? सर आई थिंक मतलब ये ठीक है कि हम डोर टू डोर लोगों को जाके बताएं, तो क्योंकि काफ़ी PLVs हैं तो वो काफ़ी वर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फाइनल वर्ड्स तीनों पैनलिस्ट से आपसे शुरू करेंगे। नम्रता जी, कैसे हम अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के प्रति और अवेयर हों ताकि 2020 में हम देश निर्माण में और सक्रिय भूमिका निभा पाएं? हम लोगों ने, नालसा ने कैंपेन शुरू करी है जिसमें लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस और पब्लिक कम्युनिटी में जाके भी लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जिससे वो जागरूक हो जाए। और जहाँ तक कर्तव्यों के पालन करने की बात है, अगर आप एक पिक्चर देखने भी जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो उसमें जब नेशनल एंथम प्ले करा जाता है, आप वहाँ पर खड़े हो रहे हैं और उसको पूरी भावना के साथ अगर नेशनल एंथम भी गा रहे हैं, तो आई थिंक वो भी आपका एक कर्तव्य है जो इसका आप पालन कर रहे हैं। नीति जी, फाइनल वर्ड्स। पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी हैं नालसा और डालसा के पास। जब आप युवाओं को आज सुन रही हैं, आर यू होपफुल दैट इंडिया विल प्रोग्रेस वेरी फास्ट फ्रॉम हियर?
Paralegal volunteers are doing an extremely exemplary job Yes. these days. They are going on door-to-door campaigns and they are doing wonderful job. लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन के बाहर जाकर वो लोगों को उनके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगी जो सभी हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि मौलिक अधिकार जितने ज़रूरी हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, अगर आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को जाके विजिट करना चाहते हैं और ये आप अधिकार मानते हैं कि हाँ मेरा ये मौलिक अधिकार है कि मैं उसको जाके विजिट करूं, उसके साथ ही आपका मौलिक कर्तव्य ये है कि आप जाके उस प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही अनिवार्य है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर हम सभी अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन हमेशा करेंगे तो हम अपने देश को और देशों के मुकाबले बहुत ही बेहतर, स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना है। चलते चलते स्तुति जी, पाठ्यक्रम तो महत्वपूर्ण है लेकिन उसका अनुकरण समाज में और हो कि हम अपने व्यक्तित्व में ढालें इन चीजें। अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं, हमारी सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं, तो हमें उसको देखना है और दूसरों को भी बताना है कि इसको ऐसा हमें करना चाहिए। और स्पेशली जो बच्चे हैं हमारे घर में आसपास, उन्हें हमें ये सारी चीज़ें गाइड करनी चाहिए। बिल्कुल। यूथ आर द बेस्ट एम्बेसडर्स टू कैरी सच मैसेजेस एंड टुडे फॉर आस्किंग such beautiful questions and to our guests for enlightening us on our fundamental rights and duties. Thank you very much. Thank you.